और इसके जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके एक्चुअली ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें ये बताओ कि आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है जी। तो इस डायग्राम को ना देखते हुए क्विकली आते हैं, मैं आप लोगों को एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, उसमें सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आप लोग आई को देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया। फिर यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कॉर्निया के साथ इस तरह अटैच है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। अगर इसको मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए क्या है? ये कॉर्निया है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो स्क्लेरा एंड कॉर्निया दे अटैच विद ईच अदर एट स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको हम लिम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्बस। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो कॉर्निया है और स्क्लेरा है, ये दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिम्बस कहते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसी डायग्राम के साथ थोड़ा सा हम चल चल के जाएंगे। देखिए, इसी डायग्राम में ये जो पार्ट इन लोगों ने इस तरह ड्रा किया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, जो हमारा क्या है? आउटर लेयर है, बाहर वाला। फिर ये सारा का सारा इन लोगों ने जो बनाया है, सारा का सारा जिस तरह हमने बनाया है, ये सारा मतलब कॉर्निया के साथ जो अटैच लेयर इन लोगों ने सारा बनाया है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा। तो कॉर्निया एंड स्क्लेरा। और आप लोगों को ये बताया कि कॉर्निया और स्क्लेरा जिस जगह पे एक दूसरे के साथ अटैच है, इसको हम लिम्बस कहते हैं। अब आते हैं इसके पीछे, यहाँ पे इस तरफ बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लेंस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लेंस जो है, इसके सामने यहाँ पे बॉडी होती है, एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड सिलरी बॉडी। और ये सिलरी बॉडी मिडल ईयर के अंदर अटैच होती है, जिसको हम यूविया कहते हैं या कोराइड्स कहते हैं। ये जो कोराइड्स है, ये मिडल लेयर है जो आगे जाकर हमारे पास क्या बनाती है? सिलरी बॉडी बनाती है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो मिडल लेयर है आई का, जिसको हम यूवियल या कोराइडल लेयर कहते हैं, जब ये फ्रंट में आते हैं इट बिकम थिकन, और इस थिकन पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिलरी बॉडी, दैट इज कॉल्ड सिलरी बॉडी। अभी जो लेंस है, ये सिलरी बॉडी के साथ इस तरह अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ अ स्पेशल लिगामेंट नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। मैं ये नाम इसलिए लिखता हूँ कि बुक ने इसका नाम दूसरा रखा है, बट इस लिगामेंट का एक नाम तो सस्पेंसरी लिगामेंट है, और इसको हम जोनुलर फाइबर्स भी कह सकते हैं। अब ये वो हमारे पास जो क्या है, फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड सिलरी बॉडी, और ये लेंस है। अब लेंस के साथ ये जो रेशेदार स्ट्रक्चर है, दीज आर सिलरी लिगामेंट, या इसको हम जोनुलर फाइबर कहते हैं। अब यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पे प्यूपिल होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। और इस प्यूपिल के साथ इस तरह अटैच हमारे पास छोटे छोटे रेशेज होते हैं। जो पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई है, इसको हम आइरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरस। अब और से देखें, एक्चुअली अगर हम कोर्निया से लेके इस लेंस तक आते हैं, कहाँ तक आते हैं? लेंस। तो कोर्निया से लेंस तक ये जितना एरिया बनता है, इसको हम एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई कहते हैं। तो एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई स्टार्ट फ्रॉम द कोर्निया एंड दे रीच अप टू द लेंस। ये लेंस तक है। और जो लेंस के बाद ये जितना भी एरिया है बिहाइंड द लेंस, इसको हम पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ आ गई कि एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, इसके बीच में से जो बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड लेंस। अब दूसरी बात आते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग देखें, ये जो कॉर्निया है और ये क्या है? आयरस है, इसके दरमियान ये जगह एंटीरियर चेम्बर है, और इस आयरस और लेंस के दरमियान ये पोस्टीरियर चेम्बर है। तो कहने का मतलब ये बन गया कि कॉर्निया से लेके लेंस तक एंटीरियर सेगमेंट है, बट एंटीरियर सेगमेंट के अंदर वो स्पेस जो कॉर्निया से आयरस तक है, वो एंटीरियर चेम्बर है, और आयरस से फिर लेंस तक पोस्टीरियर चेम्बर। तो एंटीरियर सेगमेंट डिवाइड अगेन इनटू एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर। और ये जो सिलरी बॉडी है, ये एक स्पेशल खास किस्म की लिक्विड बनाती है, जिससे आई को लुब्रिकेशन मिलती है। उस खास स्पेशल किस्म की लिक्विड को हम इक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वस ह्यूमर। और यहाँ पे रेटिना है, ये ऑप्टिक डिस्क है, और ये ऑप्टिक नर्व, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन, ये फिर इनर लेयर है जो रेटिना में जाती है। तो देखिए, एक्चुअली जो कॉर्निया और स्क्लेरा है, इन दोनों को हम आउटर लेयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्लेरा और कॉर्निया इसको आउटर कहते हैं।
फिर ये जो आयरस और कोराइड लेयर है, या इसको मिडल कहते हैं, और रेटिना सबसे अंदर है तो उसको इनर ईयर कहते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने आप लोगों को जो इन लोगों ने डायग्राम बनाया था उनको एक अपनी शक्ल में ड्रा करके आप लोगों को कोशिश की है कि ये आसान बना दूं, ठीक है जी। अब आते हैं इनके जो डिजीजेज है उनकी तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेज इन द आई, स्पेशली फॉर एनआरई स्टेप 1 एफसीपीएस पार्ट 1, मेजॉरिटी क्वेश्चन they will ask from here. So please everyone with me and just focus on the topic that what we are going to discuss. The first one is conjunctivitis. What is conjunctivitis? It is the inflammation of conjunctival layer. Conjunctiva is a mucous membrane layer which secrete mucus to keep the eye lubricate. इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस, विच कैन कॉज रेड आई। आजकल जो चश्मे आशोब पाकिस्तान के अंदर एक वबा फैली थी, उसके अंदर भी हमारे पास क्या है? दैट इज वन ऑफ द पिंक आई नोन एज कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी एंड वायरल भी। अगर ये एलर्जिक है तो फिर आई में ईचिंग होगी और बाइलेटरल होगी, और अगर ये बैक्टीरियल है तो डेफिनेटली वहां पे इन्फेक्शन होगी, उसमें पीप बनेगी, पस बनेगी। सो ऐसी कंजक्टिवाइटिस जिसमें आई रेड होती है बट दे हैज पस फॉर्मेशन, उसके अंदर पीप बनती है, उसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड दैट शुड बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। वायरल में मोस्ट कॉमन है ऑफन एडिनो वायरस, स्पेयर म्यूकस ड्रेनेज, म्यूकस डिस्चार्ज, स्वोलन प्री आरिकुलर नोड्स, इंक्रीज लैक्रिमेशन एंड सेल्फ रिजॉल्विंग। कभी कभार पेशेंट आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं एक प्लान खास चीज को एक्सपोज हो गया, उसके बाद जनाब मुझे ये मसला है। उसका मतलब कि कोई एलर्जन है जिसको वो एलर्जिक है, उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस को हम एलर्जिक कहते हैं। बट अगर एक मरीज आता है वो किसी चीज को एक्सपोज ही नहीं है और उसकी आंख से पीप की तरह, और वो सुबह सवेरे उठता है तो वो आंख खोल नहीं सकता, वो बैक्टीरियल है। और अगर उसको लो ग्रेड फीवर है, जस्ट सिक्रीशन आ रही है लेकिन उसको इरिटेशन नहीं हो रही, दैट इज वायरल। मोस्ट कॉमन वायरस एडिनो वायरस इज द मोस्ट कॉमन, दे कैन कॉज वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या है? ये तीन तरह के होते हैं, हाइपर ओपिया, माइओपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ये जो हाइपर ओपिया है, सॉरी, इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं या फार साइटेडनेस। ये जो मायोपिया है इसको नियर साइटेड या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें दूर की चीज नजर आती है, नजदीक की चीज नजर नहीं आती, वो हाइपर ओपिया वाले हैं। और जो नजदीक चीजें दिख सकते हैं और उनकी जनाब दूर की नजर गलत ठीक ना हो, उनको फिर मायोपिया कहते हैं। कॉमन काज ऑफ इम्पेयर्ड विजन, कोरेक्टेबल विद ग्लासेस। ये तीनों प्रॉब्लम अगर हम आई की प्रॉपर चेकअप करें, आई एग्जाम के अंदर जब हम जाते हैं तो जो चार्ट हमें वो दिखाते हैं स्नेरन चार्ट, कि भाई ये सी पड़े, उल्टा है, सीधा है, तो मतलब उस चार्ट के अंदर अगर वो हमारा फिर जो कलर चार्ट, इशारा चार्ट है, उससे विजन मालूम करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स को अगर हम टाइमली देख ले तो मतलब इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ अकॉर्डिंग टू द विजन जो ग्लासेस है वो उनके लिए बनाकर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हाइपर ओपिया को हम फार साइटेडनेस, द आई इज टू शार्ट फॉर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कोर्निया एंड लेंस, लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना। अब देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा फिर समझाने की कोशिश करूंगा, इट्स ऑल अबाउट द डायग्राम। अगर ये कोर्निया एंड दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरा, और फिर आप लोगों को पता है दैट इज कॉल्ड द मिडल एयर, और इमेजिन करें ये हमारे पास रेटिना है, दैट इज कॉल्ड द रेटिना व्हिच इज द इनर एंड पोस्टीरियर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ये हमारे पास क्या है? दीज आर सिलरी बॉडी, यहाँ पे लेंस था और ये सस्पेंसरी जोन्यूल है, यहाँ पे हमारे पास प्यूपिल है और ये आयरस है। देखिए लाइट जब आती है ना, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो लाइट जाएगी तो लेंस का काम इसको अकोमोडेट करके रेटिना के ऊपर फॉल करना है। अगर एक बंदे का रेटिना की यहाँ पे वो फॉल हो रहा है बिहाइंड द रेटिना, तो उसको चीज नजर नहीं आएगी। या तो इस चीज को हम थोड़ा सा दूर करें ताकि इधर फॉल करे, या बंदे को थोड़ा सा दूर करें ताकि इधर फॉल करे। तो इफ वी मेक अ मोर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पर्सन, देन दैट पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसमें इंसान को नजदीक की चीज नजर ना आए, जब तक वो उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्रिएट ना करे, उसको हम हाइपर ओपिया कहते हैं। और उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो पेशेंट है उनकी जो ऑब्जेक्टिव रेस है वो बिहाइंड द रेटिना जाती है। उसमें जो लेंस हम बनाते हैं इनको कन्वेक्स लेंसेज कहते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का काम जो ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज है वो रेटिना के ऊपर क्या करेगी, फॉल करेगी। फिर है माइओपिया, वो नियर साइटेडनेस है, वो बिल्कुल सेम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट से रेज आती है और वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जा रही है
जब तक यह ऑब्जेक्ट नजदीक ना आए या हम नजदीक ना जाए तो हमें नजर नहीं आएगी। सो द लाइट फोकस या द रेज कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट विल बी फॉल इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें हम कनकेव लेंसेज या डाइवर्जिंग लेंस, तो दो बातें गौर से सुने। ऐसा बंदा जिसको नजदीक की चीज नजर आती है, दूर की नहीं आती, वो मायोपिया है। उसमें जो लेंसेज, ये जो ग्लासेस हम देते हैं वो कनकेव है, जिसको डाइवर्जिंग कहते हैं। और जो हाइपर ओपिया है उसमें इंसान को दूर की चीज नजर आती है, ये फार साइटेडनेस है, लेकिन नजदीक वाली चीज नजर नहीं आती, तो वो हाइपर ओपिया है। और उसमें जो टाइप ऑफ लेंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंसेज। इसके बाद आती है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में यही होता है कि मतलब जो रेज आते हैं वो रेटिना के ऊपर तो लगते, बट एबनॉर्मल जगह पे, बिकॉज ऑफ कोर्नियल प्रॉब्लम, एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ कोर्निया, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर एट डिफरेंट एसेस। डिफरेंट एसेस का मतलब यह है कि जो एक ऑब्जेक्ट है इससे दो रेज जाती है, अब ये दोनों जो है, अब ये दो रेज है, इन दोनों ने कन्वर्ज होके एक जगह पे फॉल करनी है ताकि हमें एक चीज एक नजर आए। इसमें क्या होता है, कोर्निया की प्रॉब्लम से जो रेज एक ऑब्जेक्ट से आती है वो हमें दो जगहों पे लगाना पड़ता है, डिफरेंट एसेस। इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है स्टिग्मेटिज्म के अंदर, या तो वो दो नजर आएंगे, डबल नजर आएगी, या वो ब्लर्ड नजर आएगी, वो सही तरीके से सही नजर नहीं आएगी। और इसके लिए जो लेंस देते हैं उसको हम सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स तीन तरह की है, हाइपर ओपिया, माइओपिया एंड स्टिग्मेटिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एवरीवन शुड गो थ्रू इट एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम हियर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेंस डिसऑर्डर्स। अब जो ह्यूमन आई के अंदर लेंस है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये किससे बना है, प्रोटीन इन नेचर होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन इन नेचर। अब दो बातें गौर से सुने, कुछ लोग होते हैं जिनको एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, मतलब चीजों में दिखने का मसला आता है। इट्स मीन कि वो कंडीशन जिसमें इंसान को सीनाइल का मतलब एज के साथ साथ नजर का मसला आ जाए तो उसको प्रेस बाइओपिया कहते हैं। एज रिलेटेड इम्पेयर्ड अकोमोडेशन फोकसिंग ऑन द नियर ऑब्जेक्ट प्राइमरीली ड्यू टू डिक्रीज लेंस इलास्टिसिटी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना एज बढ़ता जाएगा तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, जिस तरह अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आती है, इसी तरह आई के अंदर जो लेंस है उसकी इलास्टिसिटी, इस तरह वेसल की इलास्टिसिटी ओल्डर एज में कम होके हाइपरटेंशन वगैरह के चांसेस बढ़ाती है। इसी तरह लेंस इलास्टिसिटी कम होके ओल्डर एज में प्रेस बायोपिया होता है। आप पेशेंट ऑफन नीड रीडिंग ग्लासेस और मैग्नीफायर। अब इसके बाद है कैटरेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पेनलेस often bilateral ossification of the lens. Lens is वेरी वेरी, मतलब हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, अगर लेंस की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए एंड इट बिकम ओपेक ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ऑफ कैटरेक्ट, कैन रिजल्ट ग्लेयर और डिक्रीज विजन स्पेशली एट नाइट एंड लॉस ऑफ द रेड रिफ्लेक्स। ग्लेयर से मुराद ये है कि जब कभी कभार इन लोगों को हम कहते हैं, ये कहते हैं कि देयर इज सम वाइट स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ माई आई, कि उनको अपनी आंखों के सामने, मतलब उनकी नजर में इस तरह वाइट वाइट स्पॉट्स नजर आते हैं, इनको ग्लेयर कहते हैं। मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कैटरेक्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो इंक्रीज एज, दिस इज द मोस्ट कॉमन सीनाइल कैटरेक्ट, टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव सनलाइट, प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोकोर्टिकाइड, डायबिटीज, ट्रोमा एंड इन्फेक्शंस। अब जो कंजेनिटल रिस्क फैक्टर है, क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही बायोकेम के अंदर। ये क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोज, यूडीपी गैलेक्टोज या गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होती है। गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी जो बता रहा हूँ, ट्राइसोमी पटाउ सिंड्रोम 13 है, एडवर्ड सिंड्रोम 18 है, दैट इज डाउन सिंड्रोम 21, एंड टार्च इन्फेक्शन, इसमें मोस्ट कॉमन इज रोबेला। और आप लोग को मैंने सीवीएस में पढ़ाया था कि अगर एक माँ है उसको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोबेला इन्फेक्शन हो जाए तो आने वाले बच्चे में पीडीए होगा, क्या होगी, पीडीए, पेटेंडक्टस आर्टीरियोसस, sensory neural hearing loss, and the third one is cataract. So these are the three things which is classically seen in a baby whose mother is suffer from rubella in pregnancy. Marfan syndrome 15 क्रोमोसोम का इलास्टीन जीन डिफेक्ट है। अल्पोर्ट सिंड्रोम कोलाजन टाइप 4 एक्स लिंक्ड डोमिनेंट प्रॉब्लम है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। अगर लेंस के अंदर, मतलब एक दफा ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी, उसमें ओपेसिटी आती है, इसका बेस्ट हल ये है कि सर्जिकली हम रिमूव करें और हम बाद में आर्टिफिशियल लेंस लगाएं।
लेंस डिसलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एमसीक्यूज में यहाँ से पक्का बताऊंगा जो आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए, अगर एक पेशेंट है उसकी लेंस अपनी जगह से मिसप्लेस होती है, मतलब ये है कि उसकी जो लेंस है वो अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसको एक्टोपिया लेंटस कहते हैं। एक्टोपिया मीन एबनॉर्मल, लेंटस मीन लेंस। अब ये जो इसकी माल पोजीशन है लेंस की, ये ट्रोमा की वजह से होती है, और सम सिस्टेमिक डिजीज लाइक मार्फन सिंड्रोम एंड व्हाट होमोसिस्टेन्यूरिया। लेकिन ये भी तो आना चाहिए कि जो मार्फन सिंड्रोम है इसमें अपवर्ड डिस्लोकेशन होती है, और जो होमोसिस्टेन्यूरिया है उसमें डाउनवर्ड डिस्लोकेशन होती है। मैंने इसको ऐसे याद किया था, मार्फन सिंड्रोम में बंदा टाल होता है, जितना इंसान ऊपर जाता रहता है उतना लेंस भी ऊपर जाता है, तो मार्फन सिंड्रोम है अपवर्ड डिस्लोकेशन ऑफ द लेंस। होमोसिस्टेन्यूरिया के अंदर देयर इज होमोसिस्टीन इन द यूरिन, तो उसमें यूरिन तो नीचे जाएगी, तो उसमें डाउनवर्ड डिस्लोकेशन होती है। ठीक है जी। तो ये कुछ लेंस के साथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि अपवर्ड डिस्लोकेशन लेंस के अंदर हमारे पास किस में होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि दैट इज कॉल्ड मार्फर। और जो डाउन वर्ड डिस्लोकेशन है वो किसके अंदर होता है, दैट इज होमोसिस्टेन्यूरिया। अब आते हैं एक्वस ह्यूमर की पाथवे क्या है। एक्वस ह्यूमर में इनके दो तीन बातें जल्दी करता हूँ कि एक्वस ह्यूमर का काम क्या है। नंबर वन, aqueous humor is a fluid which secreted by ciliary body in the eye and that is flow in the anterior segment of the eye। इसके जो फवायद है वो ये है कि अगर आई के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो ये उसको इन्फेक्शन होने नहीं देगी, उसके अंदर बैक्टीरिया फ्लश करेगी। एक्वस ह्यूमर कीप द आई लुब्रिकेट, ड्राई होने से बचाएगी। एक्वस ह्यूमर का सबसे बड़ा काम यह है कि ए वस्कुलर स्ट्रक्चर, अब जो आई के अंदर ए वस्कुलर स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूँ कि वो स्ट्रक्चर आई के अंदर जिसके अपने वेसल नहीं है, दैट इज कॉल्ड कोर्निया एंड लेंस। इनको जनाब क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली होता क्या है असल में। हमारे पास इसकी जो मतलब एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज है वो किस तरह होती है। देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जो एक्वस ह्यूमर है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, सिलियरी बॉडी। एक्वस ह्यूमर जब सिलियरी बॉडी से स्टार्ट होगी इट विल कम, मैं थोड़ा सा अपना डायग्राम में तो ड्रा करूँ ना, इसके बगैर जो है हमारा लेक्चर इनकम्प्लीट है। वी मस्ट नो आवर ओन डायग्राम। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लेंस है और ये आप लोगों को पता है दैट इज सिलियरी बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड कोराइड। जो मिडल लेयर है ये हमारे पास क्या है, सिलियरी बॉडी। आप लोग को ये भी पता था कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर कॉल्ड आयरसेस, ये आयरसेस है। और ये जोनुलर फाइबर जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड सस्पेंसिव लिगामेंट एंड दैट इज वेल। तो सबसे पहले ये जो सिलियरी बॉडी है, ये सिलियरी बॉडी इट विल सिक्रीट द एक्वस ह्यूमर। और आप लोगों को पता है जब एक्वस ह्यूमर पैदा होगी तो वो किस चेम्बर में जाएगी, पोस्टीरियर चेम्बर में जाएगी। और पोस्टीरियर चेम्बर इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर चेम्बर या एंटीरियर सेगमेंट, सॉरी एंटीरियर सेगमेंट। तो यहाँ पे जो कोर्निया है और लेंस इसके दरमियान तो एंटीरियस क्या है, सेगमेंट है। अब ये पोस्टीरियर चेम्बर है, पोस्टीरियर चेम्बर से फिर इसने आगे जाना है एंड टू दी एंटीरियर चेम्बर। अब जब ये एंटीरियर चेम्बर में आती है तो फिर यहाँ से ये आगे निकलेगी ट्रेबिकुलर मेशवर्क में, ट्रेबिकुलर मेशवर्क से किनाल ऑफ श्लिम, फिर एपिस्क्लेरल वेन और वहां से वीनस ड्रेनेज में जाएगी। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस्ड बाय सिलियरी बॉडी कम टू दी पोस्टीरियर चेम्बर, goes toward anterior, और फिर anterior से trabecular meshwal, canal of Schlemm and episcleral vessels। लेकिन ये जो anterior से posterior से anterior में जाती है, यहाँ पे इस एंगल को क्रॉस करती है जिसको हम एंगल ऑफ आई कहते हैं, या इसको हम कहते हैं आयरोडो। आयरोडो मीन के आयरस और कोर्निया के दरमियान जो एंगल है दैट इज आयरोडो कोर्नियल एंगल। तो आप लोगों को इससे ये पता चला कि डेली के बेस पे एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस भी होती है और डेली के बेस पे उसको हमें ड्रेन भी करना पड़ता है। इसकी प्रोडक्शन न ज्यादा होना चाहिए और इसकी जो ड्रेनेज है वो न कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इट्स मीन कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक्वस ह्यूमर ज्यादा बन जाए या एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज कम हो जाए, और आप लोगों से कोई ये पूछे ना कि एक्वस ह्यूमर एक दिन में एक एडल्ट के अंदर कितना बनता है, 3.6 ml तक बनता है। 3.6 ml वन ऑफ दी फिगर, जो अगर आप लोगों ने याद करना है कितना एक्वस ह्यूमर 24 घंटे में बनता है। अगर इससे ज्यादा बने या ड्रेन ना हो जाए तो फिर आई के अंदर इसकी रिटेंशन होगी, आई के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगी, जिस डिजीज को हम क्या नाम देंगे, ग्लूकोमा।
सो ग्लोकोमा के अंदर अगर ये इंगल का मसला हो, ये इंगल बंद हो और इसको आगे ना ड्रेन करे, तो उसका नाम क्लोजर इंगल ग्लोकोमा है। और अगर ये आगे ड्रेन हो लेकिन केनाल ऑफ श्लेम या ट्रेबिकुलर मेशवर्क उसको एब्जॉर्ब ना करे, तो उसको हम फिर ओपन इंगल ग्लोकोमा या वाइडर इंगल ग्लोकोमा। तो अगर आप लोग को ये चीज समझ आ गई तो अब ग्लोकोमा पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है कि ग्लोकोमा क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे। अब चले उनकी तरफ जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ग्लोकोमा। इट इज ऑप्टिक न्यूरोपैथी काजिंग प्रोग्रेसिव विजुअल लॉस। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि जो ग्लोकोमा है उसमें जो विजुअल लॉस है वो पेरिफेरल होता है देन सेंट्रल। मतलब बंदे की जो साइड है ना वो हमें नजर नहीं आती लेकिन सेंटर नजर आती, यूजुअली बट नॉट ऑलवेज, कंपनीड बाय इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। तो ये तो डेफिनेट बात है कि अगर एक फ्लूइड है वो आप आई से ड्रेन ना करें तो फिर आई के अंदर जो फ्लूइड बिल्ड होगी तो आपका आई में प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर ये 10 टू 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इटियोलॉजी क्या है, आपको प्राइमरीली बट सेकेंडरी ड्यू टू इन आइडेंटिफाइबल काजेज लाइक यूवीआइटिस ग्लूकोकार्टिकाइड। इसमें ऑप्टिक डिस्क कपिंग होती है, नॉर्मल व्हाट इज थिनिंग ऑफ आउटर रिम ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ट्रीटमेंट हम मेडिसिन भी दे सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि इसकी काज क्या है। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम जो आईओपी है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर है, उसको काफी हद तक कम कर सकें। ओपन एंगल ग्लोकोमा में एंटीरियर चेम्बर एंगल इज ओपन, जो आयरोडो कॉर्नियल एंगल है वो ओपन है। मोस्ट कॉमन वेराइटी इन द यूएस। जो लोग यूएसए में डी प्लैब वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो वो यूएस के अंदर मोस्ट कॉमन जो ग्लोकोमा है वो ओपन एंगल है। इंक्रीज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज थ्रू ट्रेबिकुलर मेशवर। ये बात मैंने पहले से बताई है कि अगर एंगल ऑफ आई, आइरोडो कॉर्नियल एंगल का मसला हो और वो आगे एक्वस ह्यूमर को ड्रेन ना करे, वो क्लोजर एंगल है। लेकिन अगर इसके बजाय फॉर एग्जांपल वो एंगल ठीक है लेकिन ट्रेबिकुलर मेशवर्क में इतनी रेजिस्टेंस है कि उसको वो अब्जॉर्ब ना करे, तो वो ओपन एंगल ग्लोकोमा है। इसमें जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक होता है, उसका जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है 20 से ज्यादा होता है लेकिन यूजुअली 35 से कम होती है। एंड डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, ये लोग आते हैं किसी आम मुआयने के लिए और इनकी जब हम फिर आई एग्जाम करते हैं तो पता चलता है क्या आपके पानी में तो आंख के अंदर पानी ज्यादा हो गया है और पेशेंट कहे कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ है। सो ओपन एंगल या इसको हम कहते हैं वाइड एंगल ग्लोकोमा, दे आर एसिम्टोमेटिक एंड मे द पेशेंट डायग्नोज एक्सीडेंटली। एक्यूट क्लोजर एंगल ये एक रेड फ्लैग है। इसमें जो इंटीरियर चेम्बर एंगल है आयरोडोकॉर्नियल, इट इज नैरो और क्लोज, associated with anatomic abnormality, for example anteriorly displaced lens resting against the central iris। इसका मतलब यह है कि जो लेंस है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस होके सेंट्रल आइरस की तरफ आती है जिससे एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज क्या हो जाती है, कम। एंड दैट विल लीड टू प्रेशर बिल्डअप इन पोस्टीरियर चेम्बर। फिर पेरिफेरल आइरस पुश्ड अगेंस्ट कॉर्निया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज पाथवे बाय आइरस, जिसकी वजह से द पेशेंट विल डेवलप वेरी वेरी अक्यूटली। क्योंकि अगर एंगल का मसला है, एंगल बंद है, तो फिर फ्लूइड को बिल्ड होने में इतना टाइम नहीं लगेगा एंड द फ्लूइड विल बिल्ड abruptly एंड दैट विल लीड टू वेरी क्विक onset ग्लोकोमा। अब एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा फॉर एमसीक्यूज फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट। complete pupillary block causing abrupt angle closure, rapid increase in intraocular pressure। और उसमें जो intraocular pressure है वो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, दे आर इंक्रीज देन दी, मतलब डबल, वो डबल से बढ़ जाता है क्योंकि 10 टू 20 नॉर्मल बट उसमें 40 को भी क्रॉस कर जाता है। पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर आई पेन, कंजक्टाइवल एरिथीमा, रेडनेस इन द आई, सडन विजुअल लॉस, हेलोज अराउंड द लाइट। मतलब जब वो लाइट को देखते हैं तो उनको इस तरह स्पॉट्स नजर आती है, हेडेक भी होता है, फिक्स एंड मिड डायलेटेड प्यूपिल। तीन चीजें अगर आप लोग को एग्जाम में आ जाए, एनी पेशेंट हुज एज इज मिडिल एज एंड दैट पेशेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी विद सीवियर सडन ऑनसेट हेडेक। इसकी हेडेक इतनी तेज होती है, एक्यूट इतनी सीवियर होती है कि जैसा कि सब अरेक्नोइड हेमोरेज है, थंडर क्लैप हेडेक है। तो सीवियर ऑनसेट हेडेक, eye pain, typical orbital eye pain with redness in the eye, followed by intraocular pressure which is measured in more than 40। Think about closure angle या angle closure glaucoma। जिस मशीन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इंट्राओकुलर प्रेशर को मालूम करते हैं उसका नाम टोनोमीटर होता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है,
हार्ट इन अ हरी विद हेलोस, इसमें हेलोस होती है। हेडेक होती है। इन हाफ डायलेटेड प्यूपल, मिड डायलेटेड प्यूपल, ट्रू ऑप्थेल्मोलॉजिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट मैनेजमेंट टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। इसमें मीडियाट्रिक एजेंट नहीं देते। मीडियाट्रिक एजेंट आर दोज एजेंट विच हैज द एबिलिटी टू डायलेट द प्यूपिल, इसीलिए कि इसमें पहले से प्यूपिल डायलेट होता है, तो मतलब मिड डायलेट प्यूपिल हम नहीं देते। इसमें हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, और कोशिश यही होती है कि जितना जल्द हम सर्जरी करें ताकि उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव, उसको आयरोडोटोमी कहते हैं। तो ये देखें आप लोग को, ये ट्रिब्यूकुलर मेशवर्क के अंदर रेजिस्टेंस का इशू है, ये ओपन एंगल है। और अगर एंगल ऑफ आई ये क्लोज है, यहाँ पे इशू है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज पाथवे बाय आयरस, क्योंकि क्लोज एंगल है तो उसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आएंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।